मिलेना, फेफड़ों की यह बात मैं पूरे दिन अपने दिमाग में घुमा घुमा कर सोचता रहा हूं। किसी और बात पर ध्यान ही नहीं जा पाया। पर यह बात मुझे डराती नहीं, शायद और उम्मीद है कि आपको भी नहीं। आपके पत्र से भी यही आभास हुआ। ये केवल हल्की सी समस्या है, और अगर यह पूर्ण रूप से फेफड़ों की बीमारी भी हो, तो भी आधा पश्चिमी यूरोप किसी न किसी रूप में फेफड़ों की कमजोरी झेल रहा है। मुझे ये बात अपने बारे में पिछले 3 वर्षों से पता है, और इससे मुझे अच्छे अनुभव बुरे अनुभवों से अधिक मिले हैं। ये सब मेरे साथ लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ। आधी रात को अचानक भीषण रक्तस्राव हुआ। स्वाभाविक था कि कुछ नया होने के कारण मैं उत्साहित भी था और थोड़ा डर भी रहा था। बिस्तर पर रहने के बजाय, जो बाद में मुझे पता चला कि इस हालत में प्रिस्क्राइब्ड इलाज होता है, मैं उठ गया, खिड़की पर गया, बाहर झुका, वॉश बेसिन तक गया, कमरे में टहलता रहा, फिर बिस्तर पर बैठ गया। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अजीब तरह से मैं बिल्कुल दुखी नहीं था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि 3-4 साल की लगभग बिना नींद वाली रातों के बाद अब मेरे पास सोने की एक साफ वजह है। बस खून रुक जाए। और सचमुच वह रुक गया और फिर कभी नहीं लौटा। और मैं उस रात गहरी नींद सोया। सुबह नौकरानी आई। उस समय मैं शेरबोर्न पेट में एक फ्लैट में रहता था। वह बहुत अच्छी, पूरी तरह समर्पित लेकिन बेहद साफ गोई वाली लड़देर की थी। उसने खून देखा और कहा, पान डॉक्टर, आप ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। लेकिन मैं उस समय खुद को सामान्य से बेहतर महसूस कर रहा था। दफ्तर गया और डॉक्टर से उसी दोपहर में जाकर मिला। बाकी कहानी महत्वहीन है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुझे आपकी बीमारी से डर नहीं लगता, खासकर इसलिए क्योंकि मैं अपने स्मरणों में बार बार बाधा डालता हूं, और आपकी नाजुकता के नीचे मुझे एक ग्रामीण लड्ड की जैसी स्फूर्ति और ताकत दिखाई देती है। इसलिए मेरा निष्कर्ष है, हाँ नहीं, आप बीमार नहीं हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी है, कोई असली फेफड़ों की बीमारी नहीं। मुझे जो डराता है वह बीमारी नहीं, बल्कि यह सोच कि इस परेशानी के पहले क्या घटा होगा। फिलहाल मैं आपके जीवन की अन्य बातों को, जैसे 2 से 8 तक, नाश्ता, चाय, सेब, सबको नजरअंदाज कर रहा हूं। ये बातें मैं समझ नहीं पाता। शायद इनके लिए मौखिक स्पष्टीकरण चाहिए, लेकिन इस पत्र में फिलहाल उन्हें छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ वही स्पष्टीकरण याद करता हूं जो मैंने अपने मामले में उस समय लगाया था, और जो बहुत सी स्थितियों पर लागू होता है। देखिए, मेरा मस्तिष्क दर्द और चिंता का बोझ और नहीं सह पा रहा था। उसने मान लिया। मैं हार मानता हूं। अगर किसी और को इस शरीर को बचाना है, तो उसे यह बोझ बांटना होगा। तब मेरा फेफड़ा सामने आ गया। शायद उसके पास खोने को कुछ ज्यादा था भी नहीं। मस्तिष्क और फेफड़े के बीच यह बातचीत, जो मेरी जानकारी के बिना चल रही थी, शायद बहुत भयानक रही होगी। अब आप क्या करने वाली हैं? यह तथ्य कि कोई आपकी देखभाल कर रहा है शायद बहुत मायने नहीं रखता। जो भी आपसे प्रेम करता है, उसे यह समझना चाहिए कि आपको थोड़ी देखभाल की आवश्यकता है, और कुछ नहीं। क्या यहां भी कोई मुक्ति है? मैंने पहले ही कहा, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूं। मैं तनिक भी मजाक नहीं कर रहा, और तब तक नहीं करूंगा जब तक आप मुझे यह ना लिखें कि आप अपने जीवन को नया और स्वस्थ बनाने की क्या योजना बना रही हैं। आपके पिछले पत्र के बाद मैं अब यह नहीं पूछूंगा कि आप वियना क्यों नहीं छोड़ देती। अब मैं समझ गया हूं।
लेकिन आखिरकार वियना के आसपास भी सुंदर स्थान हैं जो अलग अलग उपचार और देखभाल के साधन देते हैं। आज मैं और कुछ नहीं लिखूंगा। मेरे पास आज और कुछ महत्वपूर्ण कहने को नहीं है। मैं बाकी सब कुछ कल के लिए रख रहा हूं। केन के अंक के लिए धन्यवाद भी, जिसने मुझे भावुक और शर्मिंदा, खुश और उदास सब कुछ बना दिया। हाँ, एक और बात, अगर आप अपनी नींद का एक भी मिनट अनुवाद में खर्च करती हैं तो यह ऐसा होगा मानो आपने मुझे कोसा हो, क्योंकि अगर कभी यह मामला न्यायालय में पहुंचा तो कोई और जांच नहीं होगी। बस यही तय होगा कि उसने उसकी नींद चुरा ली और इस आधार पर मैं दोषी ठहराया जाऊंगा, और ठीक ही होगा। इसीलिए जब मैं आपसे रुकने की प्रार्थना करता हूं तो मैं अपने लिए भी लड़ रहा हूं। फ्रांस।